हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरंभिक मगध साम्राज्य एवं राजवंश। साथियों, हमने 16 महाजनपदों वाला जो टॉपिक है उसमें यह देखा था कि प्रारंभ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद है वो हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों में मगध है वो सबसे आगे निकल जाता है और वो धीरे धीरे एक लंबे कालखंड में बाकी के जितने भी महाजनपद थे उन सभी को अपने अंदर समाहित करते हुए या उनको जीतते हुए वो एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। मगध साम्राज्य अंततः एक इतने बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है जिसमें वर्तमान के भारत के कुछ एक हिस्सों को छोड़ दे तो पूरा का पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक उसकी सीमा है वो लगती थी। तो यह जो मगध साम्राज्य के उभरने का जो समय है वो कोई अचानक नहीं हुआ। उसके लिए मगध साम्राज्य के जितने भी राजवंश थे और उनके जो मुख्य राजा थे उन लोगों ने जी जान से प्रयास किया और इस साम्राज्य की उन्नति में उन सभी का अपना अपना योगदान है। तो मगध साम्राज्य में महाजनपद काल से लेकर मौर्य काल के बीच में अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल से लेकर मौर्य काल जो कि 321-22 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, उसके बीच वाला जो काल है उसमें कौन कौन से राजवंश आए और उनका क्या क्या योगदान रहा और उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए थे, उसके बारे में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें जानकारी मिलती है जिस वंश के बारे में वो है हर्यक वंश। उस वंश का नाम है हर्यक वंश। इस वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो जो 3 महत्वपूर्ण शासक हैं उसमें एक है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु और जो तीसरा है वो है उदयन। तीसरा उदयन है। अब प्रथम बिंबिसार की बात करते हैं। तो बिंबिसार का जो कालक्रम है या जो कालखंड है वो 544 बीसी से लेकर 592 तक इसका एक लंबा शासनकाल रहा जो कि 50 साल से भी कुछ ज्यादा था। मगध साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक है वो बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार ने कौशल जो राजा था, राजा प्रसेनजित, उसकी बहन कौशल देवी से शादी की थी और उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी। चेलन्ना लिच्छवी राजकुमारी थी और जो कौशल की राजकुमारी थी उसका नाम कौशल देवी था। यह कौशल के राजा जो प्रसेनजित थे, बड़े प्रसिद्ध शासक हुए, वो भी उनकी बहन थी। इस तरीके से उस वक्त के जो 2 महत्वपूर्ण जो राजवंश थे कौशल और लिच्छवी, उन दोनों से बिंबिसार के वैवाहिक संबंध है वो रहे। तीसरा जो महत्वपूर्ण राजवंश था वो था अवंती। इस अवंती में अवंती का जो शासक था वो बीमार पड़ने के कारण बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, उसको उसकी सेवा शुश्रूषा और उसके इलाज के लिए अवंती भेजा था। तो बिंबिसार के हैं वो उस वक्त के जो महत्वपूर्ण राजवंश हुआ करते थे और जो
महाजनपद हुआ करते थे उनसे अच्छे संबंध थे। यह सब बातें हैं वो इनसे उजागर होती हैं। बिंबिसार को अजातशत्रु द्वारा हत्या करके, अजातशत्रु है वो 592 ईसा पूर्व में शासक बना। अजातशत्रु का जो काल है वो 592 से लेकर 560 बीसी है वो माना जाता है। अर्थात इसने 32 साल शासन किया। कुछ जो साहित्यिक स्रोत है वो बताते हैं कि अजातशत्रु ने है वो 28 साल तक शासन किया। अजातशत्रु का जो काल है वो हर्यक वंश के हिसाब से देखें या मगध साम्राज्य के हिसाब से देखें या ऐतिहासिक घटनाओं को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो भी अजातशत्रु के काल में ही हुई थी। तो अजातशत्रु है उसने अपने कौशल द्वारा लिच्छवी और कौशल जो महाजनपद थे, ये वही दो महाजनपद थे जहां अजातशत्रु के पिता ने विवाह संबंध स्थापित किए थे, और इन्हीं दोनों महाजनपदों को अजातशत्रु ने लंबे संघर्ष के बाद में मगध साम्राज्य में मिला दिया, अर्थात उनको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। लिच्छवी जो है उसके लिए उसने अपने मंत्री वत्सकार, उसका एक मंत्री था वत्सकार, वो राजनीति का और दांव पेच खेलने का बड़ा प्रकांड पंडित था, उसका उसने उपयोग किया। ये वत्सकार है वो वहां लिच्छवी गणराज्य में गया और वहां के जो लोग थे और जो शासक या शासन संबंधित जो लोग थे उन सभी में फूट डालकर इसने लिच्छवी साम्राज्य पर अधिकार है वो किया। किसने? अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु ने, आप याद रखिएगा, अजातशत्रु ने कौशल और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिलाया। उससे पहले बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में जीतकर मिलाया था। अब देखिए, अंग मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, जो लिच्छवी है वो भी आ गया, कौशल है वो भी आ गया। इस तरीके से मगध अब एक बड़े महाजनपद के रूप में धीरे धीरे उभर रहा था। उसके बाद में आता है उदयन। उदयन से पहले हम अजातशत्रु के बारे में, उसकी जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था उसके बारे में जान लेते हैं। अजातशत्रु के काल में जब महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था उसी वर्ष अर्थात 483 बीसी में राजगीर में, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसका नाम राजगीर है। गिरिव्रज भी आता है, राजगाह भी आता है और राजगृह भी शब्द आता है। तो 483 बीसी में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और इसी बौद्ध संगीति के निष्कर्ष के तौर पर दो बौद्ध ग्रंथ हैं महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं। जो त्रिपिटक के दो भाग हैं वो सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की रचना है वो इस प्रथम बौद्ध संगीति के निष्कर्ष के तौर पर हुई थी। अजातशत्रु की हत्या करके उसका जो बेटा है उदयन वो राजा बना, और उदयन ने है वो जो राजधानी थी अपनी मगध की पुरानी राजगीर, उससे अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान दीजिएगा कि उदयन से पहले जो राजधानी हुआ करती थी मगध की वो थी राजगीर, और उदयन ने पहल पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी है वो
बनाया। ये जो वंश था, ये तीनों शासक जो थे वो जिस वंश से थे वो था हर्यक वंश, वो था हर्यक वंश। इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदासक या दर्शक। इसकी हत्या उसके एक अमात्य जिसका नाम था शिशुनाग, उस शिशुनाग ने उसकी हत्या करके वहां अपना शासन है वो स्थापित कर दिया। अब जो शिशुनाग है उस वंश का जो कालखंड है वो 412 बीसी से 344 बीसी के मध्य आता है। जो शिशुनाग वंश था उसने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती जो महाजनपद था उसको जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। अब जो मगध साम्राज्य की है वो सीमा है वो बंगाल से लेकर मालवा तक आ गई। अर्थात इसको मैं आपको इस तरीके से बताऊं तो ये जो यहां से लेकर यहां तक सीमा है वो फैली हुई थी मगध साम्राज्य की। इतने बड़े भूभाग पर इन्होंने अधिकार अब तक कर लिया था। तो शिशुनाग ने अवंती को मिलाया मगध साम्राज्य में। उसके बाद में जो एक शासक आता है उसका नाम है कालाशोक, उसका नाम है कालाशोक। और इसको पुराणों में काक वर्ण भी कहा गया है। काक वर्ण हो सकता है उसका रंग काला हो, इसके कारण उसका जो नाम हो सकता है अशोक हो और काले रंग का होने के कारण कालाशोक कहा जाता हो, ऐसा भी संभव है। तो जो कालाशोक का शासनकाल है वो द्वितीय बौद्ध संगीति को लेकर महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कालाशोक ने वैशाली में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद में, जब पूरे 100 वर्ष हो गए बुद्ध की मृत्यु को, तब इसका जो आयोजन है वो करवाया। अर्थात 383 बीसी में, 383 बीसी में। बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में कालाशोक ने करवाया। और इस जो संगीति से जो निष्कर्ष उभर कर आया वो ये आया कि जो बौद्ध धर्म है वो विभेद के कारण दो भागों स्थविर और महासंगिक में बट गया। स्थविर और महासंगिक में बट गया। इसके बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण वंश आता है वो है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना 344 बीसी में, 344 बीसी में हुई थी। और यह नंद वंश है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक चलता रहा। इस नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद इसके संस्थापक का नाम था। साहित्यिक स्रोतों में इसे शूद्र वर्ण से बताया जाता है और इसकी उपाधि एक थी सर्वक्षत्रांतक। सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। और दूसरी इसकी उपाधि थी वो थी भार्गव अर्थात दूसरा परशुराम। जिस तरीके से परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था ऐसा माना जाता है, उसी तरीके से महापद्मनंद के बारे में भी माना जाता है कि वो शूद्र वर्ण से था और उसने क्षत्रियों का काफी मात्रा में विनाश है वो किया था। तो महापद्मनंद का जो उत्तराधिकारी था
वो उसके 8 पुत्रों में से एक जो था घनानंद, वो था। जो घनानंद था वो सिकंदर का समकालीन था। 325 बीसी में, 325 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त जो मगध का सम्राट था या मगध का शासक था वो घनानंद ही हुआ करता था। कहते हैं घनानंद का जो शासन था वो अत्याचार पूर्ण था, और इसी अत्याचार पूर्ण होने के कारण घनानंद को शासक पद से हटाकर उसकी हत्या करके जो शासक बना वो था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322-21 बीसी में मगध का शासक बना। और सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने शिक्षक चाणक्य के सहयोग से मगध साम्राज्य पर विजय पाने में का सफल हुआ, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनते ही मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। और मगध साम्राज्य है वो भारत के महत्वपूर्ण साम्राज्यों में माना जाता है, जिसके बारे में हम अगले अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो आज का जो आपका है टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।